दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी परीक्षा, नागरिक शास्त्र और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही ये प्रैक्टिस सेट अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसके प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से तैयार करते चलिए ताकि ये आपके लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध हो। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते भी होंगे, ये है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी। दोस्तों थॉमस हॉब्स ने अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार किया है और हॉब्स का ग्रंथ जो है लेवायथन, इसमें वो मानव से संबंधित जो विचार है पहला भाग, उसमें अरस्तू के विचार परंपरा का खंडन किया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। हॉब्स का स्पष्ट मानना है कि मानव एक स्वार्थी और अहंगवादी प्राणी है और राज्य स्वाभाविक संस्था न होकर मानव द्वारा बनाई गई कृत्रिम संस्था है। तो आप जान लीजिए, सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? आपको बताना है। ऑप्शन है कार्ल पापर, कार्ल फ्रेडरिक, हन्ना अरेंट या जैकब टॉलमॉन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैकब टॉलमॉन, ऑप्शन डी। दोस्तों जैकब टॉलमॉन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। टॉलमॉन की कृति है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। 1952 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत उसने रूसों को 20वीं शताब्दी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत कहा था। टॉलमॉन का यह कथन रूसो के बारे में उस समकालीन बहस का हिस्सा है जिसमें प्रमुख सवाल ये है कि रूसो लोकतंत्रवादी है या सर्वाधिकारवादी है। इस विवाद का कारण ये है कि रूसो ने सामान्य इच्छा को पूर्ण प्रभुसत्ता का समर्थन किया है, जिसमें वो एक तरफ लोकतंत्र का अग्रदूत माना जाता है तो दूसरी तरफ सर्वाधिकारवाद का। अगला प्रश्न है, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्यों? ऑप्शन है सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे, सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। क्यों? दोस्तों हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता या शक्ति है न कि अधिकार, क्योंकि हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों के बीच सहमति या कंसेंट जुटा पाना कठिन होता है। हॉब्स मानता है कि समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की लिप्सा शाश्वत और बहुत अधिक तीव्र रूप में बनी रहती है और मनुष्य की ये लिप्सा या लालसा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाए। और ये प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अधिक आनंद अनुभव करता है, बल्कि इसलिए कि यदि वह ऐसा न करे तो इस बात का क्या आश्वासन है कि जितनी शक्ति उसके पास है वो बनी रह सकेगी। तो इसलिए हॉब्स कहता है कि हॉब्स के लिए जो केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी या सूकर दर्शन कहकर किया है? आपको बताना है। ऑप्शन है लेस्ली स्टीफेन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल या जे.एस. मिल। तो सही उत्तर कार्लाइल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
एक विचारक हैं थॉमस कार्लाइल। इन्होंने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी या सुगर दर्शन कहकर किया है। बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है और कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावाद को ऐसा दर्शन कहा जो व्यक्तियों को सूअर की तरह जीवन जीने को कहता है, यानी सुख प्राप्ति के लिए किसी भी माध्यम को अपनाने पर जोर देता है, और इसमें काफ़ी हद तक नैतिकता की अवहेलना की गई है। अगला प्रश्न है, किसके विचारों को कभी कभी मानचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रिचर्ड कापडेन और जॉन ब्राइट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये दोनों लोग ही ब्रिटिश चिंतक हैं, ब्रिटिश चिंतक और विचारक हैं। रिचर्ड कापडेन और जॉन ब्राइट, इनके विचारों को मानचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। मानचेस्टर उदारवाद को मानचेस्टर पूंजीवाद या मानचेस्टरवाद के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, मानचेस्टरवाद शब्द का प्रतिपादन फर्डिनेंड लासाल ने किया था और ये 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के विशुद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं। ये कथन किसका है, आपको बताना है। तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं। ये कथन कार्ल मार्क्स का है और इसका जो कथन का आशय है उसका ये स्पष्ट रूप से ये कहना है कि मनुष्यों की चेतना या विचार नहीं, मनुष्यों की चेतना नहीं है जो उसके अस्तित्व का निर्माण करती है, बल्कि यह उनका सामाजिक अस्तित्व है जो उनकी चेतना या विचारों का निर्धारण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बताया है? बेंथम, मैकियावेली, जेम्स मिल या जे.एस. मिल, आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी जे.एस. मिल। दोस्तों, जे.एस. मिल ने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बताया है। वो राज्य के सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों में अंतर करता है। उसका कहना है कि राज्य का संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें नागरिकों के सर्वोत्तम नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास हो सके। और आप जान लीजिए, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने का भी कार्य किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ऑन लिबर्टी, ये पुस्तक जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो ये टी.एच. ग्रीन की रचना है। आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। और एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये रॉबर्ट नाजिक की बुक है। तो यहाँ पर सही सुमेलन हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो 4, 2, 1, 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है। आप देखिए, व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और मस्तिष्क पर संप्रभु है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जे.एस. मिल, ऑप्शन ए। जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कथन है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है। आप जान लीजिए, मिल व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक था। इनका कहना है कि व्यक्ति स्वतंत्र पृथक इकाई होता है और प्रत्येक व्यक्ति में क्षमताएं निहित हैं कि वो अपना विकास कर सके, यानी व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह यानी शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है। अगला प्रश्न भी मिलान करने से संबंधित है। इसमें सूची 1 में विचारक और सूची 2 में सिद्धांत दिए गए हैं। माओ से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन का विचार दिया है। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का संचालन और नेतृत्व किया।
मार्क्स ने सर्वहारा के अधिनायकवाद की बात की है और स्टालिन ने एक राष्ट्र समाजवाद की बात की है। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के आधार पर जो है संबंधित करिए। कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं हैं उनके प्रकाशित होने के जो है क्रम पर जो है व्यवस्थित करिए। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में प्रकाशित हुई थी। पावर्टी ऑफ फिलॉसफी या दर्शन की दरिद्रता 1847 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो सबसे महत्वपूर्ण है 1848 में इसका प्रकाशन हुआ। और द होली फैमिली या पवित्र परिवार 1845। तो 4, 2, 3 और 1, 4, 2, 3 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तकों के प्रकाशित होने का सही क्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, वीपी मेनन या फिर रिचर्ड सीसन। तो सही उत्तर ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन भारत के संवैधानिक इतिहासकार थे। इन्होंने संविधान सभा में कांग्रेस दल के प्रभुत्व के कारण संविधान सभा में अल्पतंत्र की बात की, जिसमें मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। संविधान में जो इनकी भूमिका थी, ये इनकी प्रमुख भूमिका के कारण इनको संविधान सभा में अल्पतंत्र की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 कथन सही हैं, 1 कथन आपका गलत है। वही आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि मार्क्स ने विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया, ये कथन सही है। नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है, सही है। डी ट्रेसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा था, ये सही है। और डेनियल बेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की, ये कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डेनियल बेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की, ये सही नहीं है। डेनियल बेल ने विचारधारा के अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी की धारणा दी। डेनियल बेल ने अपनी चर्चित कृति द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 के अंतर्गत तर्क दिया कि उत्तर औद्योगिक समाज यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज में सभी देश एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा का अनुकरण करते हों। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंजेल्स या स्टालिन आपको बताना है। तो सही उत्तर लेनिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, लेनिन के अनुसार विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। मार्क्स ने जहां विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा था और उसने उन्हें उन विचारों का समुच्चय कहा जिनसे प्रभुत्वशाली वर्ग अपने शासन की वैधता स्थापित करने के उद्देश्य से सारे समाज के लिए मान्य बना देता है। मार्क्स ने क्रांति के लिए उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास को इस सीमा तक आगे ले चलने को अनिवार्य बताया जिसमें पूंजीवाद के अंतर्विरोध स्पष्ट हो जाएं। लेकिन लेनिन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन 1902 में तर्क दिया कि सर्वहारा वर्ग को भी विचारधारा की जरूरत है। उनके अनुसार विचारधारा समाजवादी कार्यक्रम का आधार होगा। तो लेनिन ने विचारों को भी क्रांति के प्रभावी कारण में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है? तो सही उत्तर है, ये कथन कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है EMS नंबूदरीपाद की पुस्तक द महात्मा एंड द इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था और आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की भूमिका का पहला मूल्यांकन एक मार्क्सवादी नेता और विचारक EMS नंबूदरीपाद द्वारा द महात्मा एंड द इज्म, जो कि ये पुस्तक 1958 में प्रकाशित हुई थी, इसमें गांधीवाद का मूल्यांकन किया है। यहाँ से गांधी के मार्क्सवादी मूल्यांकन की परंपरा शुरू होती है और इस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ ही महीनों बाद एक अन्य मार्क्सवादी नेता और चिंतक हिरेन मुखर्जी द्वारा गांधी ए स्टडी 1958 पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है 34 विभाग, ऑप्शन सी। दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में सरकार के कुल 34 विभागों का उल्लेख किया गया है और इनके जो विभागों के प्रधान अधिकारी होते थे उनको तीर्थ की संज्ञा दी गई है। तीर्थ की संख्या 18 थी और सरकार के विभागों के प्रमुख अध्यक्ष वो कहलाते थे। इनकी योग्यता विशिष्ट होती थी और इनके कुछ कर्तव्य होते थे। अध्यक्ष मंत्रियों के नियंत्रण में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करते थे। अगला प्रश्न है कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? कौटिल्य के लिए रूप दर्शक क्या होता था? तो सही उत्तर है सिक्कों का निरीक्षक, ऑप्शन सी। देखिए, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक का तात्पर्य सिक्कों के निरीक्षक के साथ था। ये ऐसा पद था जो सिक्कों की गुणवत्ता की जांच करता था। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है? यानी इसमें से 3 कथन गलत और 1 कथन सही है। आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ये सही नहीं है। सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है, सही है। सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है, सही नहीं है। सामाजिक न्याय राजनीतिक कार्य साधन है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी आपका ये कथन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए सकारात्मक भेदभाव का सिद्धांत अपनाया जाता है और सामाजिक न्याय समानता नहीं बल्कि समानता के सिद्धांत पर टिका होता है। समता उचित और न्याय संगत की तलाश है, इसके लिए सकारात्मक भेदभाव किया जाता है। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अधिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और कुछ व्यक्ति जो बहुत नीचे हैं उनको और भी विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है ताकि सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, पहला कथन है कि प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, ये सही नहीं है। ये राजनीति की पुस्तक है। देखिए, ये नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, ये सही है। ये शिक्षा की पुस्तक है, सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लेटो की जो रिपब्लिक है ये नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। सेबाइन का कहना है कि यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और न ही ये राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान या इनमें से किसी एक का अंग है। इसमें सभी कुछ है, इससे अधिक भी, क्योंकि कला, शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज के दौरान योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का विचार दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। उन्होंने इसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था और इस समिति में ही योजना आयोग का विचार निहित था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालानुक्रम क्या है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, लेखक और पुस्तक तथा इनका जो सही क्रम है वो आपको बताना है। देखिए, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेखक और पुस्तकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। रिचर्ड एटनबरो की पुस्तक है गांधी फाइटर विदाउट सोर्ड। ये गांधी फाइटर विदाउट सोर्ड, ये 1950 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा लुईस फिशर की पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुईस फिशर की पुस्तक है। ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा देखिए, ई एच इरकसन की पुस्तक है गांधीज ट्रुथ, और गांधीज ट्रुथ 1969 में प्रकाशित हुई पुस्तक है। और देखिए, जे एटोन की पुस्तक है इन सर्च ऑफ गांधी। जे एटोन की पुस्तक है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। जे एटोन, रिचर्ड एटनबरो, जे एटोन, ये पुस्तक इन सर्च ऑफ गांधी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसका प्रकाशन, इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक का प्रकाशन 1982 में हुआ था। तो ये जो क्रम है आप देख सकते हैं, ये कौन सा क्रम हो जाएगा, गांधी फाइटर विदाउट ए सोर्ड 1950 में। और इसके अलावा आप देखिए द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 में, गांधी ट्रुथ ये 1969 में, इन सर्च ऑफ गांधी 1982 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, प्रश्न संख्या जो है अगला है प्रश्न ये, इसमें आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और बी जो है दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। 20वीं शताब्दी जैकोबिनिज्म, तो इसके जो प्रमुख विचारक हैं ये एम.एन. राय हैं। 1 का चौथा हो जाएगा। स्वैच्छिक निर्धनता, ये गांधी जी का विचार है। मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया है परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। और विकास का एकीकृत सिद्धांत, ये अरविंदो की रचना है। तो आप देखिए 4, 1, 3 और 2, 4, 1, 3 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, गांधी जी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है। तो सही उत्तर है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसफिकल एनार्किस्ट के रूप में की है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कैसे? गांधी जी स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं क्योंकि गांधी एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी था। गांधी के अनुसार उत्तम राज्य वो होगा जो न्यूनतम हिंसा और न्यूनतम बल प्रयोग द्वारा व्यक्तियों की गतिविधियों को स्वैच्छिक प्रयास से नियमित होने देगा। तो गांधी जी अपने को दार्शनिक अराजकतावादी मानते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंबेडकर दबे वर्ग या डिप्रेस्ड क्लासेज को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। सही है। कारण है कि वे गांधी से सहमत थे, ये सही नहीं है। तो ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अंबेडकर दबे वर्ग को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी पृथक निर्वाचन वर्ग से या पृथक निर्वाचक मंडल से सहमत नहीं थे, जिसको लेकर पूना समझौता हुआ था। और इस समझौते में हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया। इसलिए कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है।
अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह यानी मास और संवर्ग यानी काडर दल बनाया था? ऑप्शन है आपके तिलक, गोखले, मोतीलाल नेहरू या गांधी जी। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम और लाल फीताशाही। तो आप जान लीजिए, लाल फीताशाही या रेड टैपिज्म जो है ये सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन या गुड गवर्नेंस में हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्ष और प्रभावशील प्रशासन, ये सभी जो है सुशासन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वेलफेयर स्टेट विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करता है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहता है। अगला प्रश्न है, राज्य हर जगह है यानी राज्य का अस्तित्व हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो ये व्याख्या किस राज्य की है? तो आप जान लीजिए, ये व्याख्या कल्याणकारी राज्य की है। राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष में कल्याणकारी राज्य शामिल है और व्यक्तियों के जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक उन्नयन में सहभागिता करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या साम्यवादी राज्य। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन दर्शनों को आत्मसात किया गया है, लेकिन साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख जो है ये संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, सही नहीं है। भारत में नाम मात्र का राजतंत्र है, सही नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी सही नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका सही कथन है। दोस्तों, भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है और संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति या सत्ता मूल रूप से किसके पास? जनता में निहित होती है। शक्ति या सत्ता संसदीय प्रजातंत्र में जो है जनता में निहित होती है और वो संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न आसान सा है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो सही उत्तर है देश की जनता। देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत में जो सत्ता का या शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता का विचार शामिल नहीं है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, ये मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये आपका देखिए सही है। कारण है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी।
तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। आप देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोग यानी गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, यानी उनको विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। और ऐसा अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही उत्तर है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। ये नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। और प्रश्न में जो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी और धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये फंडामेंटल राइट्स में वर्णित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष, ऑप्शन डी। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 49 के खंड 2 के अनुसार इस अनुच्छेद के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। लेकिन यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीत से पारित हो जाता है और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। तो ये जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। और अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति देता है, उसे यदि ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इसकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण पर और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ये अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? आपको बताना है। देखिए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पर बना रहेगा, ये सही है। और आप देखिए, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के बारे में सही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इसमें ये कहा गया है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को जो है
ये चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही इसके चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली जो है अधूरी थी, तो इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में किस तरह से मतों के मूल्य की गणना की जाती है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक निर्वाचित संसद के सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों के मूल्य के कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव का जो सूत्र है वो आप देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव का जो सूत्र है वो अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल कथन 2 आपका सही है। तो यहाँ पर कथन 2 आपका सही हो जाएगा कि संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होता है। और यदि इस सूत्र में शेषफल आधे से कम है तो वो नहीं गिना जाएगा, यदि ज़्यादा है तो उसे 1 गिना जाएगा। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये सही नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। तो यहाँ पर न तो 1 और न ही 2, दोनों ही कथन आपके सही नहीं है। दोस्तों, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी और विशेष रूप से एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।